हेलो एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है विस्टन ब्रिज। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल्स, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे कोर्स में, जो 12th का कोर्स है उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो ये इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व होते हैं, तो मतलब ये इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ये आज अच्छे से समझ लिया तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एकदम मतलब रिमूव हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो विस्टोन ब्रिज है उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द विस्टोन ब्रिज, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी है और कभी कभी 2-3 नंबर में आ जाता है, नहीं तो इनकी एप्लीकेशन कंपलसरी एक न एक कंपलसरी आती है। तो मतलब कोई भी, मतलब किसी भी तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल को लेके हो, चाहे वो एग्जाम के लिए हो, किसी भी तरीके से, या न्यूमेरिकल्स, कोई भी कुछ भी, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विस्टोन ब्रिज क्या है। व्हाट इज द विस्टोन ब्रिज? ये एक तरह की, हमारे पास में एक 4 रेजिस्टेंस का इस तरीके का अरेंजमेंट है, जिनको हम इस तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं जिससे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए, मतलब नल डिफ्लेक्शन ना आए। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके से रखते हैं जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो ये अपने यहाँ पे व्हाट इज द विस्टोन ब्रिज आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसमें कॉपी पेन उठा के, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है जो हमारा विस्टोन ब्रिज क्या है, 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है, जिसमें एक 3 नॉन रेजिस्टेंस है और एक अननोन रेजिस्टेंस हो, तो हम एक अननोन रेजिस्टेंस को इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा रहा विस्टोन ब्रिज। उसके बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द विस्टोन ब्रिज, द सेकंड क्वेश्चन इसमें साथ साथ में पूछ लिया जाता है कि पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो जब हम किसी मतलब ये 4 रेजिस्टेंस है उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं हम कि उनका जो रेशो है वो इक्वल हो जाए। तो अगर हमारा रेशो इक्वल होता है और उसमें एक गैल्वेनोमीटर, हम अभी डायग्राम बनाएंगे उसमें देखेंगे कि उसके जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है आर्म के बीच में, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना है, मतलब उसमें कोई भी करंट फ्लो ना करे। अगर ऐसा होता है तो जो ब्रिज है उसकी बैलेंस कंडीशन होती है, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर हम उसको बैलेंस कर दें तो हमारी बैलेंस की कंडीशन फुलफिल करेगा और हमारा P/Q और R/S का जो प्रिंसिपल है वो फुलफिल हो जाएगा। P/Q R/S इसको फुलफिल करेगा, मतलब इसके आर्म की जो रेशो है वो इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नल डिफ्लेक्शन हमें मिलता है, 4 रेजिस्टेंस को इस प्रकार से हम अरेंज कर दें कि उनके बीच में जो नल डिफ्लेक्शन है वो आ जाए, अगर उन पर कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए या उसमें कोई भी करंट फ्लो ना करे, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस है। अगर उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन होता है तो इसका मतलब वो जो ब्रिज हमने लिया है, जो बनाया है, वो किस तरीके का है, अनबैलेंस कंडीशन है उसकी। ठीक है, तो 2 तरह की कंडीशन थी, तो या तो वो बैलेंस कंडीशन में होगा या वो अनबैलेंस कंडीशन में होगा। बैलेंस कंडीशन में होगा तो उसमें गलत पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। आइए चलो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, चलो तो मैं ये रफ कर देता हूँ और आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो जैसे कि हमने ब्रिज में अभी हमने पढ़ा कि ब्रिज क्या है, तो अब हम उसी के तरीके से इसको बनाते हैं डायग्राम। चलिए, तो हमें 4 आर्म की जरूरत पड़ेगी, फिर 4 रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे और एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगाएंगे, और आप इसको डायग्राम में थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। और इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये हमारा वो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है जी, थोड़ा साफ कर लूँ। ओके, तो हमें एक बात तो पता ही है, यहाँ पे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। अच्छा, हमने वेरिएबल जो रेजिस्टेंस हमने यूज किया है, क्यों वेरिएबल रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, अपना क्या रहता है कि 4 रेजिस्टेंस हमने फिक्स कर दी, इनका रेशो फिक्स आ गया, पर इनका रेशो अगर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें तो हमारी जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर हम सारी फिक्स रेजिस्टेंस लेंगे फिर तो हमें कैलकुलेट करने के बाद ये रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो ब्रिज कैसा होगा, अनबैलेंस होगा, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगी। तो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं जो इसको प्रिंसिपल को, इसके व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फुलफिल करते हैं, राइट। तो जैसे देखते हैं कि अब हमको पता है कि ब्रिज है, किसी न किसी सर्किट किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करते हैं, चलिए हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कर देते। और इसमें हमने एक की भी लगा दी, इसमें प्लग की भी लगा सकते हैं, कुछ भी एक की लगा, कोई दिक्कत नहीं, जब आपका मन करे वो लगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको ए माने और इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। अब देखो डायग्राम को अच्छे से समझते हुए चलना है क्योंकि यहीं पे है जो भी है, ठीक। और क्योंकि अगर हमने डायग्राम अच्छे से सीख लिया और सारी इन्फॉर्मेशन हमने इससे पहले वीडियो में सीख लिए थे तो उनको अप्लाई भी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आपका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको पता है कि अगर आपने प्लग की को ऑन कर दिया, मतलब इसको मैंने ऑन ही कर देता हूँ, चलो ये प्लग की आपकी ऑन होगी, कनेक्ट है, चलो इसको मैं ऐसे दिखाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका करंट फ्लो कर रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कनेक्ट हो गया है, तो आपने यहाँ पे करंट फ्लो किया और यहाँ पे भी करंट फ्लो किया, तो आपका जो करंट है वो आई है, मतलब बैटरी से जो करंट हमारा चला वो आई था। आपको पता है यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड होगी, पोटेंशियल तो डिवाइड नहीं होगा, पोटेंशियल सेम रहता है क्योंकि तो दोनों पैरेलल करंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका जो करंट है वो चेंज होगा। अब दोनों में करंट फ्लो कर रही है, आपकी मर्जी है कि आप पहले आर्म में लें या दूसरे आर्म में, मतलब ए बी में लें या ए डी में लें, तो आप जिस मर्जी में लेना चाहें उसको ले सकते हैं। आपने करंट मान लिया कि यहाँ पे आपकी I1 चलेगी, ठीक है, इसमें से आई में से I1 करंट निकल गई। इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे I2 करंट निकल गई, तो दोनों I1 प्लस I2 इक्वल टू किसके हैं, I के। यहाँ पे हमें जो मिला I इक्वल टू I1 प्लस I2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, दो करंट डिवाइड हुई, किस में से हुई, I में से हुई, तो जो बची इधर चली गई। आप यहाँ पे दो तरीकों से कर सकते थे कि I में से I1 को लेस करके यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर मैं I2 ना मानता तो I2 की जगह हम ये मान सकते थे I माइनस I1, ठीक है ना, पर हमने नहीं माना, I1 और I2 माना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अब उसके बाद में आपकी करंट यहाँ पे चली गई, ये P मानते हैं, Q मानते हैं, इसको R मानते हैं, इसको S मानते हैं, ठीक है, P Q R S, राइट। तो उसके बाद ये करंट यहाँ पे चली गई, मान लो कि यहाँ से I1 में से गई है, ये I1 G करंट यहाँ पे निकल गई गैलोरीमीटर के लिए। उसके बाद जब ये यहाँ निकल गई तो यहाँ पे क्या करंट आई होगी, मतलब यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे करंट क्या लगी होगी, I1 में से IG निकल गई, I1 माइनस IG यहाँ पे निकल गई, राइट, ठीक है, IG नीचे निकल गई और बची जो भी है हमारी बैलेंस जो है I1 में से IG को लेस कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही इधर हुआ, यहाँ पे आए और इस पॉइंट पे आते यहाँ पे IG भी ऐड हो गई, ठीक है ना, तो IG जो है हमारी ऐड हो गई, तो इसको भी ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दी I3, क्योंकि IG यहाँ से आई और I2 में IG को ऐड कर दिया। डायग्राम को अच्छे से देखते चलेंगे, देखो इसी के ऊपर है सारा कुछ। तो यहाँ पे IG होगी इस पॉइंट पे आके। अब उसके बाद अब ये करंट यहाँ पे आ गई। अगर आपकी करंट यहाँ पे आई निकली थी, लास्ट पॉइंट के ऊपर भी आपकी जो करंट है वो आई ही मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने जो भी डिवाइडेशन करंट का किया है
उनको जोड़ने से आपको आई मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब आपने कोई न कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का वो गलत कर दिया। तो उसको एक बार चेक करते हैं। देखो आपके पास में यहाँ पे I2 प्लस IG है और यहाँ पे I1 माइनस IG है, मतलब आपका जो है वो ये है, ये आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या है, I इक्वल टू, चलो पहले जोड़ ही लेते हैं, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। ठीक है जी, IG कॉमन है, मतलब सेम है, प्लस माइनस में कट गए तो मिला क्या हमें I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 क्या होता है I, क्योंकि हम जो लेके चले थे I को I1 प्लस I2 लेके चले थे, राइट। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। इसका मतलब जो हमारी यहाँ पे करंट है वो I मिली, तो इसका मतलब हमने जो भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया है करंट का वो सही था। ठीक है, चलिए अब छोटा सा इसका मैथमेटिक्स करते हैं। P अपॉन Q इक्वल टू R प्रूव करते हैं। ठीक है ना, ये सब करने के लिए था, आप चाहें तो अलग साइड से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सबसे पहले हम इसमें जो किरचॉफ लॉ है उसको हम सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे। इसमें लूप जो लेंगे इसमें हम वो लेंगे अपनी साइड से, जहां से भी आप मन करें, जिस डायरेक्शन में आप लेना चाहें। मैं इसको क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ठीक है, चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई दिक्कत नहीं, जो मन करे वो ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो मन करता है, जिस तरीके से आपका मन करता है उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। बस आपको रूल अच्छे से आते हैं। आप जैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना चाहिए, सेकंड लॉ। अगर आपसे ये नहीं हो पाया तो आप ये जो डायरेक्शन है आप नहीं कर पाएंगे, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको रटना पड़ेगा। तो रटना नहीं है, समझना है। ओके, तो लूप हमारी हुई A B C, नहीं A B D और A। इस लूप में हमें चेक करना है, रूल तो याद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप पॉजिटिव ही लें, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही लें। आपको पता है अगर हम करंट की और रेजिस्टेंस की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वोल्ट मिल जाता है, ठीक है ना, वही लेते हैं। आपको क्योंकि सेकंड लॉ में क्या था, जो डिफरेंस है वोल्ट का, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब हम पूरे उसमें सर्किट में देखते हैं, क्लोज सर्किट में, तो वो क्या होता है, जीरो होता है। उसी को हम लेके चल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हम सेम डायरेक्शन में था तो उसको हम प्लस ही ले रहे हैं, तो I1 प्लस ये I1P। अब आप कहाँ चले गए, यहाँ पे चले, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। आप ऐसे चले जा रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप B पे, A से B पे तो हमें मिल गया I1P, और B से D पे जा रहे हैं, ठीक है ना। B से जैसे हम D पे जाएंगे तो IG और G हैं, तो दोनों ये भी यहाँ पे भी हमारा जो है सेम डायरेक्शन में है, तो इसको भी हमने पॉजिटिव ले लिया। पर जैसे हम D से A पे जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि जो I2 है और हमारे जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है जिसमें हम चल रहे हैं, और जो करंट की जो डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसमें हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। I2 R और इक्वल टू 0 लेते ही हैं, राइट, ये तो पता ही है ना आपको, ठीक है। तो ये हमने पहली क्वेश्चन बनाएंगे अभी इसकी। तो यहाँ पे दो बातें हमें ध्यान रखने की है, क्योंकि किसी बुक में अलग अलग तरीके से रखा है कि अगर आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं वहाँ पे हमें निगेटिव लेना है, और अपोजिट में चल रहे हैं तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव लेना है। आप चाहे कोई भी रूल फॉलो करें, आपका रिजल्ट सेम आएगा, चाहे हम सेम जैसे मैंने अभी इसमें किया उस तरीके से कर लें या इसको अपोजिट से करें तो भी, तो दोनों से रिजल्ट सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि दूसरे बुक में ये लिखा था इसमें यहाँ पे ये बता दिया, तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करके देखना, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है ना। तो I1P और IG इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I1P प्लस IG इक्वल टू I2 प्लस का होगा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में लूप जो हम लेंगे तो सेकंड लूप हम यूज कर रहे हैं BCDP, ये लूप यूज कर रहे हैं। इसको भी आप क्लॉकवाइज ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आपने क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है जी। अब
अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट है आप किसी भी तरीके से। इसको भी हमने क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज लिया है तो बी से सी पे गए होंगे, तो बी से सी पे जाने में हमें क्या मिला, करंट क्या है यहाँ पे, I1 है माइनस IG है, I1 माइनस IG, इसको ब्रैकेट में रखें और यहाँ पे Q लें। और उसके बाद C से D पे आए हैं, तो C से D पे आते ही जैसे हम C से D पे आएंगे तो क्या होगा, अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट है तो हमारा माइनस है, अपोजिट के लिए तो हमने माइनस यूज रखा, तो यहाँ पे हमारी करंट जो है I2 माइनस I2 प्लस IG है, इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे और यहाँ पे S लिख देंगे और प्लस लिखेंगे, नहीं यहाँ पे भी माइनस ही होगा, और आपका रहेगा क्या, यहाँ पे D से B पे जा रहे हैं, अभी D से B पे जा रहे हैं और यहाँ पे IG करंट है और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो IG और यहाँ पे G, ठीक है जी। और आप इसको जीरो के साइड में लेके जाएंगे, इसको I1 माइनस IG Q, चलो Q बनाते हैं, थीटा टाइप में हो गया, ठीक है, माइनस IG और G इक्वल टू I2 प्लस IG और इंटू S, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब डायग्राम जो भी था उसका जो भी हमने यहाँ से डायग्राम से लेना था वो ले लिया है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जब भी बैलेंस होगा ये ब्रिज, तो यहाँ पे जो IG है ये हमेशा जीरो हो जाती है, ध्यान रखना इसका, क्योंकि मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ आ गया वो डायग्राम अच्छे से। तो IG क्या करनी है, हमने जीरो करनी है अगर वो बैलेंस की कंडीशन में है, ठीक है। हम तो बैलेंस की कंडीशन को ही चेक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे IG हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। When IG equal to 0, then bridge is balanced, ठीक। तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और आपका जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम यूज करेंगे तो दोनों चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब हमने इक्वेशन 1 में इसको अप्लाई किया तब हमें मिला I1 P बस और इक्वल टू I2 R, इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, ठीक है जी। या इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उस पर अप्लाई कर रहे हैं, IG की वैल्यू को जीरो कर रहे हैं। तो देखो जहाँ जहाँ IG हमारा जीरो होता जा रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, I1 Q, यहाँ पे तो बचा I1 Q, ठीक है। यहाँ पे IG दोनों मल्टीप्लाई में है, जीरो हो जाएंगे, ये टर्म भी आपकी जीरो हो गई तो आप छोड़ देंगे, और यहाँ पे IG जीरो हो गया और यहाँ से भी IG जीरो, तो आपको यहाँ पे I2S मिलेगा इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 4। तो आपको चार यहाँ पे दो इक्वेशन और मिल गई है, 3 और 4। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। और अब हम जो इक्वेशन नंबर 1, 3 है उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड किया, I1P इक्वल टू I2R अपॉन में I1Q और अपॉन में I2S, I2 से I2 गया और I1 से I1, राइट। तो आपको मिलेगा P अपॉन में Q इक्वल टू R और S, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस की इक्वेशन है, और इसके अलावा जो भी हमारे जो रेशो मिलते हैं वो अनबैलेंस के रहते हैं। तो ब्रिज जब अनबैलेंस होता है तो ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं होंगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनबैलेंस की कंडीशन। आपको ये जो भी ब्रिज आप पर अच्छे से समझ आया होगा, तो आपको कुछ भी अगर अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।